हम सांस लेते रहते हैं बिना सोचे समझे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एयर लंग्स के अंदर जाती कैसे है और बाहर कैसे आती है? ब्रीथिंग कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। इसमें फिजिक्स भी है, प्रेशर ग्रेडियंट्स भी हैं, मसल्स भी हैं, कॉम्प्लायंस भी है, सरफेस टेंशन भी है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग, प्रेशर चेंजेस, रोल ऑफ डायफ्राम, कॉम्प्लायंस, सरफेक्टेंट, वर्क ऑफ ब्रीथिंग, क्लिनिकल कोरिलेशंस जैसे कि सीओपीडी, फिब्रोसिस, न्यूमोथोरैक्स। ये लेक्चर आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग बना देगा। सबसे पहले रूल याद रखिए कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नॉर्मल ब्रीथिंग में जब लंग्स के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो जाता है तो एयर अंदर जाती है। जब लंग्स के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो जाता है तब एयर बाहर निकलती है। ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कौन करता है? थोरेसिक कैविटी एक्सपेंशन। ब्रीथिंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं? पहला है थोरेसिक केज, जिसमें आते हैं रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्राई। दूसरा है रेस्पिरेटरी मसल्स, जिसमें आते हैं डायफ्राम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल्स, एसेसरी मसल जिसमें है एससीएम, स्केलिनी। तीसरा है प्लूरा, जिसमें है विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, प्लूरल कैविटी विद फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड फ्रिक्शन कम करता है और लंग्स को चेस्ट वॉल से अटैच रखता है। फिर बात करते हैं प्रेशर्स इन ब्रीथिंग। यहाँ से रियल फिजियोलॉजी स्टार्ट होती है। ब्रीथिंग में तीन मेन प्रेशर्स होते हैं। पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg। दूसरा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी एल्वोलार प्रेशर, ये लंग्स के अंदर का प्रेशर है। तीसरा इंट्राप्लूरल प्रेशर, ये प्लूरल कैविटी में होता है। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है -5 सेंटीमीटर H2O, जो कि नेगेटिव होता है। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल टू एल्वोलार प्रेशर माइनस इंट्राप्लूरल प्रेशर, ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। अब मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन की बात करते हैं। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डाउनवर्ड मूव करता है। दूसरा थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। तीसरा इंट्राप्लूरल प्रेशर और नेगेटिव हो जाता है -5 से -7 सेंटीमीटर ऑफ H2O। चौथा लंग्स एक्सपेंड करते हैं। पांचवा एल्वोलार प्रेशर ड्रॉप होता है -mm ऑफ Hg अप्रॉक्सीमेटली। छठा एयर इनसाइड चली जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज होता है। यही बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ कहता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन की बात करते हैं। नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। यहाँ डायफ्राम रिलैक्स करता है, थोरेसिक वॉल्यूम कम होती है, एल्वोलार प्रेशर +1 mm ऑफ Hg हो जाता है, एयर बाहर निकल जाती है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल्स, एब्डोमिनल मसल्स एक्टिवेट होते हैं। अब कॉम्प्लायंस ऑफ लंग्स की बात करते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉम्प्लायंस इज इक्वल टू ईज ऑफ लंग एक्सपेंशन, जिसका फॉर्मूला है कॉम्प्लायंस इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। हाई कॉम्प्लायंस में लंग्स इजीली एक्सपेंड करेंगे, जिसका एग्जाम्पल है एम्फिसीमा। लो कॉम्प्लायंस में लंग स्टिफ होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पल्मोनरी फिब्रोसिस। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कॉम्प्लायंस को, पहला है इलास्टिक फाइबर्स, दूसरा है सरफेस टेंशन, तीसरा है सरफेक्टेंट। अब बात करते हैं रोल ऑफ सरफेस टेंशन की। एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड लेयर होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर और फिर सरफेस टेंशन क्रिएट होती है। ये एल्वोलाई को कोलैप्स करना चाहती है। यहाँ का हीरो कौन है? सरफेक्टेंट, जो कि प्रोड्यूस होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स से, जिसका फंक्शन है सरफेस टेंशन कम करता है, एल्वोलाई कोलैप्स से बचाता है, कॉम्प्लायंस बढ़ाता है। क्लिनिकली प्रीमेच्योर बेबीज में सरफेक्टेंट कम होता है, जिससे उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। वर्क ऑफ ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग में एनर्जी लगती है। वर्क ऑफ ब्रीथिंग तीन चीज़ों के अगेंस्ट होता है। पहला है इलास्टिक रेजिस्टेंस, दूसरा है टिश्यू रेजिस्टेंस, तीसरा है एयरवे रेजिस्टेंस। सीओपीडी में एयरवे रेजिस्टेंस ज़्यादा, फिब्रोसिस में इलास्टिक रेजिस्टेंस ज़्यादा।
इसलिए दोनों पेशेंट्स डिफरेंटली ब्रीथ करते हैं। एयरवे रेजिस्टेंस की बात करें तो एयरवेज रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एयरवे डायमीटर, लेंथ, एयर विस्कोसिटी। जो फॉर्मूला है इसका, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस 4, जिसका मतलब है अगर एयरवे डायमीटर हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसलिए अस्थमा में सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। अब क्लिनिकल कोरिलेशंस की बात करें तो पहला है न्यूमोथोरैक्स। एयरवे प्लूरल कैविटी में चली जाती है, इंट्राप्लूरल प्रेशर पॉजिटिव हो जाता है और लंग कोलैप्स हो जाते हैं। दूसरा सीओपीडी, इसमें एयर ट्रैपिंग होती है, एक्सपायरेशन डिफिकल्ट होता है। तीसरा फिब्रोसिस, लो कॉम्प्लायंस होता है, स्टिफ लंग्स होते हैं, पेशेंट रैपिड शैलो ब्रीथिंग करता है। चौथा डायफ्राम पैरालिसिस, इंस्पायरेशन वीक होता है, पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग होती है। इन शॉर्ट, ब्रीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट्स, thoracic एक्सपेंशन, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, कॉम्प्लायंस, सर्फेक्टेंट, एयरवे रेजिस्टेंस। वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा तो एयर अंदर जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, एयर आउटसाइड जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।